नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो चला है बड़ी बहस का। आज हम बात करेंगे राजस्थान में बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल विधायकों की प्रेशर पॉलिटिक्स की। बीएसपी के हाथी का हाथ छोड़कर हाथ का साथ थामने वाले विधायक इन दिनों प्रेशर पॉलिटिक्स में लगे हैं। एक बार फिर बीएसपी छोड़कर कांग्रेस का साथ देने वाले राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा चर्चा में है। गुड़ा बीएसपी से कांग्रेस में तो आ गए, लेकिन उनके विचार कांग्रेस से मेल नहीं खा रही हैं। हाल ही के दिनों में राजेंद्र सिंह गुड़ा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ही स्वीकार कर लिया और ये कह दिखाया कि हम कांग्रेस कल्चर में सेट नहीं हो पाए। ऐसा 2 बार है जब कांग्रेस सरकार की मदद से के लिए राजेंद्र सिंह गुड़ा ने बीएसपी को त्याग दिया था। दोनों बार ही गहलोत सरकार में वो मंत्री बने और अभी भी काबिज है। इसके बावजूद वो कांग्रेस कल्चर में सेट नहीं हो पाए और अब ये बात कह दी कि हम लोग कांग्रेस कल्चर के लोग नहीं हैं। हमने कांग्रेस की सरकार बनाई भी है, इसको बचाया भी है, लेकिन हम कांग्रेस कल्चर में सेट नहीं हो पाए। कांग्रेस का कल्चर पता नहीं क्या है। मंत्री गुड़ा के बाद बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल विधायक वाजिब अली ने भी अब ठीक इसी तरह का बयान दिया है। बसपा से कांग्रेस में आने वाले विधायक वाजिब अली ने मंत्रियों और ब्यूरोक्रेसी पर हमला बोल रखा है। भरतपुर के नगर से विधायक वाजिब अली ने कहा, बहुत से मंत्री हैं जिनके डिपार्टमेंट में कोई काम ही नहीं होते। वीडी कल्ला सहित कई मंत्री हैं। बहुत से मंत्री हैं, उनसे आप जल्दी से मिल ही नहीं सकते। उन्हें लगता है कि वो जिंदगी भर के लिए मंत्री बन गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो मेहनत कर रही हैं, लेकिन जो नहीं कर रही हैं उनका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। बड़ी समस्या है। अगर वक्त रहते हमने इन्हें एड्रेस नहीं किया तो बहुत बड़ा खामियाजा पूरी सरकार को भुगतना पड़ेगा। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं। वाजिब अली ने कहा, ब्यूरोक्रेसी के बदलाव वही हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। पता नहीं किस मानसिकता के लोग ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं। जो लोग एजेंडा लेकर चल रही हैं, पता नहीं क्या सोच रही हैं। राजेंद्र गुड़ा ने कांग्रेस के कल्चर में सेट नहीं होने का बयान देकर आने वाले समय के लिए सियासी संकेत दे दिए हैं। गुड़ा ने सरकार और पार्टी के कामकाज की शैली पर सवाल उठाकर सियासी चर्चाओं को जन्म दे दिया है। इधर मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा के बयान पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा, उनके बयान से कांग्रेस पार्टी असहमत है। किसी के भी खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए और मर्यादा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। इसी बीच सवाल उठते हैं कि बीएसपी से कांग्रेस में शामिल ये मंत्री और विधायक अपने ही मंत्रियों के कामकाज पर आखिर इस तरीके से सवाल क्यों उठा रही हैं? क्या ये लाभ के पद के लिए कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश है? ये साल 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से प्रेशर पॉलिटिक्स है और इस बात की क्या गारंटी है कि हाथी का साथ छोड़कर हाथ का साथ थामने वाले ये विधायक 2023 के चुनाव से पहले वापस से हाथी पर सवार नहीं होंगे? इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनाते हैं। हम जो लोग हैं वो जितने भी हम लोग हैं पीसीसी में जन सुनाई कर रहे हैं, कांग्रेस कल्चर के लोग नहीं हैं। कांग्रेस कल्चर और हमने तो कांग्रेस की सरकार है वो बनाई भी है, इसको बचाया है। कल्चर हमारा कांग्रेस कल्चर में अभी हम सेट नहीं हो पाए। पीसीसी में इस तरह का एक कल्चर पैदा हो जाए लोगों की समस्याओं का समाधान करने का, तो इसे पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और इसके अंदर इसका बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से बजट को लेकर सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं रखी। प्रदेश में हर वर्ग को सहायता देने के लिए या हर वर्ग को लाभ देने के लिए, उसमें कुछ मंत्रियों की भी कमी है। मैं निश्चित तौर पर बात करना चाहता हूँ, बहुत सारे मंत्री चाहे वीडी कल्ला जी हो, इनके डिपार्टमेंट में काम ही नहीं होते। मैंने पहले भी कई बार शिकायत करी है और जब और विभागों के मंत्री थे, बहुत से मंत्री हैं आप उनसे जल्दी से मिल ही नहीं सकते। तो नाम लेने की बात नहीं है, लेकिन बाकी में बहुत सारे मंत्रियों का रवैया ऐसा है कि उन्हें लगता है कि वो हमेशा जिंदगी भर के लिए मंत्री बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता ने ही उन्हें बनाया है और हम सब लोग, सरकार ने बड़ी मेहनत करी है। तो सरकार को रिपीट होने के लिए खाली अकेले मुख्यमंत्री जी की मेहनत ही नहीं, हम सबकी बराबर मेहनत करने की जरूरत है। हमें लगता है कि हम तो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे इनका खामियाजा को भुगतना पड़ेगा। कमान और मुख्यमंत्री जी के बनाए हुए मंत्री हैं
प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनका आदर करती है, लेकिन कोई भी ऐसी बात, ये तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात है, कहीं भी उनसे कतई अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो इस तरीके की बात करें। इसलिए मैं एज ए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सभी हमारे मंत्री, विधायक, पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा कि वो किसी के भी खिलाफ, चाहे वो धारीवाल जी हों, चाहे कोई हो, किसी के भी खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई बयानबाजी या कोई बयान नहीं दे। निश्चित रूप से ये गलत बात है कि कोई भी पदाधिकारी, कोई भी एमएलए, कोई भी मंत्री किसी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से किसी तरीके की गलत बयानबाजी करे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सीनियर लीडर भी हैं राजेंद्र गुड्डा जी और मंत्री भी हैं, लेकिन किसी के खिलाफ भी उनको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और मैं भविष्य में आशा करता हूं कि वो या कोई भी, हम सब इस बात की, इस मर्यादा का ध्यान में रखेंगे। चलिए, दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष चतुर्वेदी बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार कुछ समय बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले कांग्रेस नेता प्रदीप चतुर्वेदी जी के पास ही जाऊंगी। प्रदीप जी, क्या हो गया है? मंत्रियों को, अपने ही मंत्रियों पर सवाल उठा रहे हैं। ममता जी, जो संदर्भ आप चर्चा कर रही हैं उसमें मुझे कहना यही है कि हमारी सरकार, आपको जानकारी है ये कि हमारी सरकार एक लोकतंत्र में बहुमत नहीं होने के कारण हमारे निर्दलीयों के सहयोग सरकार बनी है। और इस बार की सरकार बनने में जिस तरह का जो आचरण विधानसभा में भी देखा जा रहा है, और जिस तरह से ये 6 विधायक जो जिनको G6 कहा जा रहा है, ये हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। इनको पार्टी ने जिस दिन से पार्टी में शामिल होकर, ये निर्दलीय सपोर्ट नहीं है, ये हमारी पार्टी में शामिल होकर इन्होंने कांग्रेस सदस्यता ले ली है। तो सवाल यह है कि इनका ये कहना कि हम कांग्रेस कल्चर में अभी एडजस्ट नहीं हो पाए हैं, ये बड़ी खेद की बात है। आपने पार्टी के संविधान के, पार्टी के जो उनकी जो प्राथमिकताएं थी उनको स्वीकार करके आपने पार्टी में आने का तो मन बनाया, लेकिन आप मानसिक रूप से तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर उनको मंत्रियों से शिकायत भी है तो इसकी सीधी सी बात है कि इसका अनुभव माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी किया था, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा जी ने भी जब ये चर्चा मुख्यमंत्री से की तो इसी बात को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू किया गया, ताकि जो लोगों की शिकायत थी कि मंत्री जी नहीं मिलते हैं या उनसे जनसंपर्क नहीं हो पा रहा है, तो जन सुनवाई का जो एक नियत कार्यक्रम बनाया गया, ये प्रदेश कांग्रेस की पहल थी और मुख्यमंत्री जी की इसमें स्वीकृति थी। तो जिस तरह का व्यवहार एक दो मंत्रियों प्रति शिकायत भी अगर इनको है, तो जैसा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि अगर उनको कोई समस्या भी है तो वो इस तरह पब्लिक प्लेटफॉर्म जाके पार्टी के प्रति जो आचरण की बात कर रहे हैं, जिस तरह के व्यवहार की बात कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है और ये उचित भी नहीं है। वो पार्टी के सदस्य हैं, वो निर्दलीय विधायक नहीं है, और उनकी स्थिति को देखते हुए उनको मंत्री के पद भी दिए गए, उनको चेयरमैन बनाया गया कॉर्पोरेशंस का। तो सवाल यह है कि क्या सभी उनके लिए होना चाहिए? पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी हैं, कार्यकर्ताओं को तिलांजी देकर इन लोगों को प्राथमिकता पर हमारी तो सरकार ने इनको प्राथमिकता दी है। सवाल ये है विधानसभा क्षेत्रों में प्राथमिकता का काम किया, उसके बाद भी अगर ममता जी उसके बाद भी अगर इनका व्यवहार इस तरह है तो ये कतई उचित नहीं है, और इसकी मैं मानता हूं कि इस तरह का जो व्यवहार है उनका वो बर्दाश्त करने काबिल नहीं है। नहीं, आप इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? क्या मानते हैं इसके पीछे वजह? बिल्कुल, आप मुझे बताइए, पार्टी में शामिल होकर अगर पार्टी उनको तवज्जो दे रही है, हालांकि 6 लोगों के बनने से इसके अलावा अन्य निर्दलीय विधायक भी, उनका भी समर्थन हमको है, पर सवाल यह है कि अगर हम उनकी वाजिब आगे मानते हैं, उनको हम सहयोग कर रहे हैं, हमकी जितनी उनकी जो विधायकी में उनकी जो प्राथमिकता है उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो सवाल हमारी कमजोरी नहीं है। लेकिन चूंकि मतदान तक जो हमें मिला है, जो हमें मतदाता का जो मैंडेट मिला है,
वो लोकतांत्रिक रूप से हम बहुमत में नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि मौके की नजाकत देखते हुए इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कतई उचित नहीं है। और आने वाले समय में पब्लिक भी देख रही है कि ये लोग जिस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं या पार्टी को प्रेशर में ला रहे हैं, उससे इनका राजनीतिक भविष्य भी अंधकार में होने जा रहा है। दो क्योंकि इस मंत्री तरह के लोगों को लोग पसंद पूरी नहीं सरकार करते। को कैसे लोग हिलाएंगे? विकास की बात करने इसके वाले पीछे आप नेताओं क्या को वजह पसंद मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता कि ये सरकार हिलाने की स्थिति में है। सरकार के पास 126 लोगों का बहुमत है, इसलिए इसकी चिंता की बात नहीं है। हमारे पास और भी विधायक है, सवाल इस बात का नहीं है, लेकिन एक सीमा होती है। चूंकि हमने इनके साथ एक प्रतिबद्धता की है, कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो हमारा निश्चित मानना है कि हमारी कांग्रेस की नीतियों और उनके नियम पालन में इनको भागीदार बनना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो आलाकमान की से बात करने जा रहे हैं वो जाए, उसका फैसला आलाकमान ही भी करेगा और मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी मिलकर करेंगे। आशीष जी, क्या माने, क्या वजह है इसके पीछे? कौन सी पॉलिटिक्स चल रही है राजस्थान में? ये ऐसा कोई सप्ताह नहीं निकलता जब इनके मंत्री विधायक इस सरकार में कोई विस्फोट नहीं करते हैं। ममता जी, ये जो सरकार है इसके अंदर 5 तरह के गुट हैं। एक वो लोग शामिल हैं जो कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जिनको किनारे किया हुआ है। इसमें वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री जी के प्रति समर्पित हैं। तीसरा गुट वो है जो सचिन पायलट जी का ग्रुप है, जिसको बार बार मुख्यमंत्री जी 19 के नाम से कहते हैं। चौथा वो निर्दलीय विधायकों का गुट है जो कि इस सरकार को समर्थन दे रहा है और जिसके विधायक चाहे संयम जोड़ा जी की बात कर लें, चाहे बलजीत यादव जी की बात कर लें, आए दिन सरकार को घेरते रहते हैं। और ये 5वां ग्रुप है, आप देखिए ममता जी, जो बसपा से कांग्रेस में आए हैं और जिन्होंने अपना विलय कर दिया है और आए दिन सरकार को लेकर के गंभीर प्रश्न खड़े करते रहते हैं। अभी आपने एक बात कही कि क्या इनके कारण, अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि इनका भविष्य अंधकार में है। ममता जी, इन विधायकों का भविष्य अंधकार में है या नहीं ये तो मैं पता नहीं, लेकिन ये तय है कि जो सरकार है इसका भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। और निश्चित रूप से ये प्रेशर पॉलिटिक्स इसलिए की जा रही है कि ये जो विधायक जो बसपा से कांग्रेस में आए हैं, जो निर्दलीय विधायक आए हैं, अब उनको ऐसा लगने लग गया है कि इस कांग्रेस सरकार के साथ रहते हमारी हार निश्चित है। और ऐसा नहीं कि केवल बसपा से आए विधायक की सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। ममता जी, अभी आपको ध्यान होगा थोड़े दिन पहले इस सरकार के खेल मंत्री अशोक चांदना जी, जो कांग्रेस के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक भी हैं, हिंडोली से मंत्री भी हैं, वो सरकार के एक प्रमुख अधिकारी पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि सरकार में रहते हुए हमको जलालत का अनुभव होता है और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमें इस जलालत से मुक्ति दिलाइए। इसी सप्ताह में प्रसादी लाल मीणा जी, जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं ममता जी, वो अपनी जान को पैसे वालों से खतरा बताते हैं और बहुत सारे इसमें अंतर विरोध हैं। ममता जी, मैं अभी गोविंद डोटासरा जी को सुन रहा था, यार आवाज गूंज रही है भाई, बोलो जाके। ममता जी, उन्होंने विशेष करके आवाज गूंज रही है किया कि जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, रिबाउंड हो रही है, पदाधिकारी जो पार्टी के कहो जाके बाहर सरकार के मंत्रियों पर विशेषकर धारीवाल जी पर आरोप नहीं लगाए। आप देखिए सरकार ने एक ऐसा मंत्री बना रखा है शांति धारीवाल, जिसका प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा से झगड़ा हो चुका है कैबिनेट की मीटिंग में और उठ करके चले गए थे, मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये धारीवाल जी वो हैं जो शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी पर राजनीतिक रूप से आरोप लगाते हैं कि आलाकमान ने अपने जो सेट पैरामीटर्स थे उसको तोड़ा है। ये शांति धारीवाल जी का झगड़ा लालचंद कटारिया और प्रताप सिंह खाचरियावास से है, पट्टों को लेकर के। ये शांति धारीवाल जी सचिन पायलट जी के बारे में बयानबाजी करते हैं कि ये मीडिया में जिंदा रहने के लिए बयान छपवाते हैं। आप देखिए, अगर मैं आपके नाम पुकारने लगूं तो मैं कम से कम अभी 126 में से 40 विधायकों के नाम आपको कोट कर सकता हूं, जिन्होंने इस 3.5 साल के अंदर सरकार की जो कार्यशैली है उसको लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। और बड़ी हास्यास्पद बात लगती है, आप देखिए जो राजेंद्र चूड़ा जी कह रहे हैं 3.5 साल हो गए आपको पार्टी में आए हुए,
और 1.5 साल मात्र बचा है इस सरकार के जाने में और आप अभी तक सेट नहीं हो पाए। और वो ये कहते हैं हम कांग्रेस कल्चर के लोग नहीं हैं, हम कांग्रेस में सेट नहीं हो पाए। और ममता जी ये बात कहाँ कही जा रही है? ममता जी ये बात कही जा रही है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में। और वो आरोप लगा रहे हैं शांति धारीवाल जी पर कि हमारे काम नहीं होते हैं, हमको इनका अलाइनमेंट। ठीक है, ये बड़े सवाल है, क्योंकि अगर एक पार्टी के अंदर मंत्री और विधायक ही संतुष्ट नहीं है तो उस पार्टी से जनता कैसे संतुष्ट होगी? और प्रदीप जी, कहीं ना कहीं विपक्ष के पास एक बैठे बिठाए मुद्दा आपके मंत्री खुद दे रही हैं। ममता जी, मैंने आपसे कहा कि सरकार के संज्ञान में सारी स्थितियां हैं और चूंकि हमें पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए हमें हर एक विधायक जिनके सहयोग से सरकार बनी हुई है उनकी विधायकी प्राथमिकताएं, उनकी क्षेत्र के विकास की बातें हम कर रहे हैं और हमने उनको प्राथमिकता में रखा है। हमने सवाल यह है कि उनका जो भी जायज मांग है या उनकी जो वैधानिक व्यवस्थाएं हैं उस पर हमने उनका साथ दिया है। लेकिन अगर वो पार्टी में आकर पार्टी की सदस्यता लेने के बाद पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन करते हैं तो पार्टी से बड़े नहीं है, इसलिए इसका भी इंतजाम किया जाएगा। सवाल इस बात का नहीं है कि पार्टी में आने के बाद उनको हमने जिस तरह की प्राथमिकता दे सकते थे उनको दी गई है, उनको प्राथमिक स्थिति में रखते हुए उनकी प्राथमिकताओं का पालन भी किया जा रहा है। लेकिन अगर पार्टी श्याम के सुंदर प्रति शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं और कुछ भी करेंगे श्याम तो सुंदर जी, हाईकमान भी फैसला करेगा। ये और मुख्यमंत्री बयान कांग्रेस की आखिर बात है। क्या संकेत दे रही हैं? दो मंत्री जो बीएसपी के हैं कांग्रेस में आते हैं और अब तक 3.5 साल तक काम करते हैं, लेकिन अंतिम समय में कहते हैं कि हम पहले तो कांग्रेस के कल्चर में सेट नहीं हो पाए और उसके बाद कहते हैं कि मंत्री यहाँ पर काम नहीं कर रही हैं, हमें उससे भी शिकायत है, हमारी आवाज को नहीं सुना जा रहा है और ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए खतरा है। देखिए ममता जी, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस में वो आए थे और जिस कारण से आए थे, अभी प्रदीप जी को मैं सुन रहा था, प्रदीप जी कह रहे कार्रवाई करने का अधिकार है, करिए ना, मना कौन करता, लेकिन उनकी वाजिब मांगों को नहीं करोगे। वो आपकी सरकार को स्थायित्व देने के लिए आए थे, आपको तो स्थायित्व मिल गया, उनको क्या मिला? वाजिद अली को क्या मिला? या आपके सामने देखेगा कि राजेंद्र गुड़ा को क्या मिला? क्या होमगार्ड के लायक ही है वो, और कोई मंत्री नहीं बनेगा? इसलिए उनके दर्द बयां करने का समय आ गया और अगर समय पर रहते हुए नहीं किया तो वो तो हो गए जिस कारण से आए थे, क्योंकि उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा अभी कोई भरोसा नहीं दिला सकते प्रदीप जी कि इन 6 को हम वापस से टिकट भी दे देंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस कल्चर के व्यक्ति नहीं है और हम यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उनको पता है कि हमको निर्दलीय रूप से सुन लीजिए। अरे प्रदीप जी जरा सुन तो लीजिए, प्रदीप जी आप अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनिए। अरे ये आप कह रहे हो ना, वो तो देखिए पर्दे के पीछे क्या शर्त हुई थी, क्या समझौता हुआ था, मेरे को आपको कह के हुआ था क्या? पर्दे के पीछे की बात नहीं, उन्होंने ये लिख कर दिया था कि हम बिना शर्त पार्टी को समर्थन देंगे और बिना शर्त ही पार्टी में ठीक है शामिल हुए। प्रदीप जी, आप इसके बाद बोलिएगा। ठीक है श्याम सुंदर जी। देखिए ममता जी, अब प्रदीप जी को, क्योंकि प्रदीप जी अपनी बात को कहने में देखिएगा, मुख्यमंत्री जी ने उनको दिलासा दिलाया था सब काम भी करेंगे, राज्यसभा के चुनाव में तो कहा था हम सब कुछ दे देंगे, मिल रहा नहीं तो उनकी पीड़ा है तो व्यक्त करेंगे। देखिए वाजिद अली ने कहा कि संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात हुई थी, कमेटी बनी, कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दी। अब रिपोर्ट नहीं दी तो हम जाकर के आम लोगों को कहें क्या? हम कहने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उनका मांग जायज है, उनकी बात कहने का अधिकार है, इसलिए कह रहे हैं वो, और कब कहेंगे? बाद में तो कहने की स्थिति में नहीं है। राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि अलाइनमेंट सही नहीं है शांति धारीवाल का, क्योंकि उनके कामकाज नहीं हो रहे, तो वो कहेंगे, वो कहने का मंत्री है। देखिए सामूहिक दायित्व होता है मंत्रियों का, वो मंत्री अगर बगावत करता है तो क्या स्थिति होती होगी? देखिए आप तो पहले सरकार में, पहले तो नहीं थे बहुमत में, अब तो आपके पास पूरा बहुमत है, आप मत कीजिएगा काम अल्पमत में, इसलिए इनका सहारा लेना पड़ रहा है। ये आप देखिएगा कि एक सम्मेलन हो रहा था जो उदयपुर की बातों को अनुपालना करने के लिए क्लार्क आमेर में एक सम्मेलन हुआ था, वहां पर एक सीनियर नेता है कांग्रेस के, उन्होंने कहा था जो पैदा नहीं हुआ उसकी तो आप चिंता कर रहे हो, और जो कांग्रेस का मूल रूप से उसकी चिंता नहीं कर रहे हो, तो इसलिए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि ऐसी स्थिति में तो विस्फोट होगा। आज तो सही बात है, अभी मैं आशीष जी को सुन रहा था, मैं भी सुन रहा था उस प्रोग्राम को, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है, क्या कहा है कि देखिएगा जिले का कार्यक्रम है, आज शिलान्यास हो रहा है, जिला प्रशासन ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया नहीं,
मुझे तो मुख्यमंत्री ने बुलाया है, क्योंकि देखिए राजेंद्र पारिक और उनके पीछे बनती नहीं है, इसलिए राजेंद्र पारिक वहां पावरफुल है, उनको कहना कि सीकर का प्रोग्राम है इसलिए लक्ष्मणगढ़ का क्या लेना देना, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने जो दर्द बयां किया है प्रदीप जी, फिर अब वो किसको कहेंगे, वो तो प्रधान, वो तो देखिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यदि उनको ही तालमेल करके काम नहीं कर रहे और शांति धारीवाल जी के ऊपर आरोप लगा दिया कि राजेंद्र जी के अच्छे मित्र हैं इसलिए उनके काम हो जाते हैं, मेरे कहे हुए काम नहीं होते। अगर मुख्यमंत्री जी के सामने सब चीज आ रही हो तो आप किसको कहोगे? अब प्रदेश अध्यक्ष अगर ये बात कह रहा हो तो आप कहने की स्थिति में हो क्या किसी को? तो इसलिए मान के चलिएगा कि जो स्थिति बन रही है उसे कांग्रेस की स्थिति जो बननी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। अब आप देखिएगा कि सचिन पायलट की बार बार बात होती है, सचिन पायलट दरबार लगाना शुरू कर दिया, उन्होंने रोज मिल रहे हैं आज और वीडियो भी जारी करते हैं, वो कह रहे हैं कि उनको ऑब्जर्वर भी बनाया हिमाचल का और मुख्यमंत्री जी को बनाया गुजरात का। तो अब जो पार्टी की जो स्थिति आज बनी हुई है उसमें तो स्पोर्ट्स स्थिति कभी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए भाजपा किसी भी कीमत पर राजस्थान में अपनी सत्ता को लाना चाहती है और कांग्रेस कहती है कि हम वापस से आएंगे, इसलिए मुख्यमंत्री जी आज भी कह रहे थे कि हम सब कुछ देने के लिए तैयार है, आपने कर्मचारियों को दिया, अब युवाओं को देने के लिए तैयार है, युवा हमसे जुड़े और 1.5 लाख नौकरी देने की बात कही। श्याम सुंदर जी, प्रदीप जी जवाब दीजिए, बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि अभी जो श्याम सुंदर जी कह रही हैं वो साफ है कि कुछ ऐसे मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री के खास हैं, उनको तो आपने पूरी जगह दी हुई है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है और वो मंत्री खुद भी कहते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री के खास नहीं है, जो दूसरी पार्टी से आए हैं, आपको समर्थन दिया, सरकार बनाने में मदद की, लेकिन उन्हें वो नहीं मिल पाया जिस चीज के लिए वो कांग्रेस पार्टी में आए थे, इसीलिए तो वो कह रहे हैं हम इस कल्चर में डल ही नहीं पाए। ममता जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर साल अपने सरकार के कामकाज का आकलन करते हैं और उस आकलन में उन मंत्रियों के कामकाज की भी समीक्षा होती है, इसलिए जिसकी डिलीवरी पॉइंट अच्छे हैं उनको मुख्यमंत्री जी जिम्मेदारी ज्यादा देते हैं। सवाल यह कि हर मंत्री की अपनी कार्यक्षमता और उसकी जो प्रतिभा है वो सामने आती है और हर साल मुख्यमंत्री जी उनका आकलन कर एक रिपोर्ट बनाते हैं, बाकायदा पूरे चीफ सेक्रेटरी और पूरे ऑफिसर्स की विंग से उनके रिपोर्ट लेते हैं, कौन सी योजनाएं किस डिपार्टमेंट में कितनी योजनाएं लागू की और कितनी काम पूरा हुआ, उसकी समीक्षा करते हैं। तो मुख्यमंत्री अपने स्तर पर ये सारी अभियान की जांच करते हैं, निगरानी रखते हैं और उसके बाद जिस मंत्री की जो हैसियत है, जिसका आउटपुट अच्छा है, उसको जिम्मेदारी दे रहे हैं और उसी लिए उनको प्रभावी जिम्मेदारी दी गई है। अब सवाल यह कि आप पार्टी में आकर ये कह रहे हैं कि हम पार्टी में अभी ढल नहीं पाए, तो ये समस्या कहीं ना कहीं आपकी है। पार्टी की रीति नीति जो पहले थी वो आज भी है, पार्टी की रीति नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पार्टी में जो रीति नीति है उसमें अगर आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो ये तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप निर्दलीय बनकर के आपने पार्टी को समर्थन दिया, आप सरकार का भाग बनने के लिए आए थे और आप जब सरकार में आए तब आपने कहा था कि हम बिना शर्त शामिल हो रहे हैं। उसके बाद भी आपको मंत्रियों दर्जा दिया जा रहा है, आपको चेयरमैन बनाया जा रहा है। कांग्रेस के नियमित कार्यकर्ता जो सड़क पे काम करते हैं, जूझते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी कीमत पर आपको एडजस्ट किया गया है। चूंकि लोकतंत्र में हमारा बहुमत नहीं है, चलिए आपने भी एडजस्ट किया लेकिन वो एडजस्ट नहीं हो पा रही है, यही तो बड़ा सवाल है। मैं लौटूंगी आप सभी के पास और ये चर्चा है इसी तरीके से जारी रहेगी, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, फौरन लौटते हैं। और चलिए बड़ी बहस में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लगातार मंत्रियों के उन बयानों पर चर्चा कर रहे हैं जो इस वक्त सुर्खियों में हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2023 में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले एक बार फिर से दूसरी पार्टी से आए विधायकों के जो बयान हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। खास मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। श्याम सुंदर जी, अब आपके पास आती हूँ क्योंकि चुनाव भी नजदीक हैं और यहाँ तक कि एक साल बाद फिर से चुनाव होने वाले हैं। ये उससे पहले के जो बयान सामने आ रही है, कहीं इसका लिंक हम चुनाव से तो नहीं माने? देखिए ममता जी, निश्चित रूप से चुनाव को लेकर भी ये चिंतित हैं। जो 6 विधायक हैं उनको कांग्रेस का टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी कोई कांग्रेस कहने की स्थिति में नहीं है। ना प्रदीप जी विश्वास दिला सकते हैं कि इन 6 को टिकट दे देंगे, या जो 13 जो उनका समर्थन करते हैं उनको एडजस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो उनका दर्द सही बात है, अगर उनका कामकाज नहीं हुआ तो उनके कार्यकर्ता उनको वापस से कैसे चुनेंगे, तो उनको किस तरह से जाना पड़ेगा, बीएसपी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, कैसे क्या होगा, उनका एक चिंता तो वाजिब है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमने सरकार का स्थायित्व के लिए हम कांग्रेस में शामिल हुए, और कांग्रेस में शामिल इसलिए हुए थे कि हमारे क्षेत्र के कामकाज भी होंगे और सब कुछ
होगा। और उनको देखिए, जिस प्रकार से बार बार कहा जा रहा है कि राजेंद्र गुड़ा होमगार्ड के मंत्री हैं, होमगार्ड के भी राज्य मंत्री हैं, अब बताइए कि होमगार्ड के मंत्री होने के नाते वो क्या कुछ करा सकते हैं? उनको भी अच्छा विभाग दिया। अगर देखिएगा कि लोकदल के एक ही मंत्री, एक ही विधायक है, उनको उन्होंने स्वतंत्र प्रभार दे रखा, और वो भरतपुर से आते हैं। प्रदीप जी जानते हैं कि वो कितने पावरफुल है, मुख्यमंत्री जी के कितने करीब है। वो कभी नहीं नाराजगी प्रकट करते कि उनके पास, अगर इनको नहीं दोगे, देखिए उनको दिया है इन्होंने, बाकी इनको नहीं दोगे तो ये तो नाराजगी प्रकट करने का भी अधिकार नहीं रखते। कि मुख्यमंत्री जी कई बार कह भी देते हैं कि भाई छोटा मोटा काम नहीं हो पा रहा होगा तो मैं उनका करूंगा। मुख्यमंत्री जी के प्रति तो विश्वास प्रकट करते हैं, लेकिन जो उनके मंत्री बनाए हुए हैं, जो उनकी सुनते नहीं है, बात नहीं करते, और वो उनको अछूत मान के चलते हैं कि पता नहीं हमारे यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए से इनका दर्द बयां करना, और समय रहते हुए अगर नहीं बयां करेंगे तो आखिर जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो सबको विश्वास दिलाया था प्रदीप जी, कहा था ना मुख्यमंत्री जी ने इनके सब कामकाज भी होंगे और ये हमारे साथ है, सब कुछ करेंगे। उन्होंने राज्यसभा में आपको दिया भी। अब आप राष्ट्रपति के चुनाव की तो जरूरत ही नहीं पड़ी कि देवो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन जाएगा देंगे। तो इसलिए ये बात सही है कि आज की स्थिति में अब देखिएगा, अशोक चांदना है, खुद खेल राज्य मंत्री हैं। अब जब अगर खेल परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पूनिया को बना दिया गया तो उनको अधिकार मिल गया अलग से। जब ग्रामीण राजीव गांधी ओलंपिक गेम हो रहे हैं ग्रामीण स्तर पर, बजट सारा का सारा डाइवर्ट कर दिया खेल परिषद को, उनको कुछ हुआ नहीं। और कुलदीप राका पर जो कुछ चार्ज लगाया उन्होंने, प्रदीप जी उसकी तो बात आप करेंगे तो वो क्या कहेंगे? तो जब मुख्यमंत्री जी ने बुला के कहा कि भाई ठीक है तुम अगर हो तो तुमको, उनको कुछ कहा तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, जो मैं कह रहा था मेरी नाराजगी दूर हो गई। तो इसलिए बात सही है कि मंत्रियों को समय रहते हुए अगर वो कहते हैं, मुख्यमंत्री जी समझाते हैं, बुलाते हैं, करते हैं बात, तो बहुत सारी चीजें समझ में आती है। लेकिन शांति धारीवाल जी को कौन समझाए? अलग नहीं समझ पाते। इसलिए कई बार आरोप लगाते हैं शांति धारीवाल जी काम करने में अच्छे हैं, काम भी करते हैं लोगों को, और प्रदेश में जो कुछ किया है देखने लायक है, और इसलिए मुख्यमंत्री जी विश्वास करते हैं कि वो आने वाले समय में चौथी बार भी अगर मैं बनूंगा मुख्यमंत्री तो शांति धारीवाल तो स्वास्थ्य शासन मंत्री रहेंगे। तो इसलिए छोटे मोटे जो अब प्रदेश अध्यक्ष की पीड़ा को कौन पूरा गया? मुख्यमंत्री जी के सामने कह रहे कि धारीवाल जी राजेंद्र पारिक का ज्यादा ध्यान रखते हैं, हमारा ध्यान नहीं रखते। तो इसलिए उन्होंने मांग रखी आज कि पिपराली और रोड और नवलगढ़ रोड पर सीवरेज नहीं बन पाया, दे दो हमको। और बहुत सारी चीजें, कोर्ट की बिल्डिंग का भवन का काम रुका पड़ा हुआ है, उनका कलेक्टर 6 महीने से काम नहीं करा रहा। तो ये सारी चीजें कहकर के प्रदेश अध्यक्ष जैसा आदमी अगर कोई इनॉग्रेशन का प्रोग्राम हो रहा हो स्पीकर का, उसमें अपनी दर्द बयां कर रहा होगा, इससे बड़ा क्या हो सकता है पार्टी में जो स्थिति? क्योंकि वो तो सब कुछ सर्वे सर्वा है, वो तो मुख्यमंत्री जी को निर्देश देने की स्थिति, पहले तो प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी को निर्देश देते थे, यहाँ तो मंत्रियों को वो नहीं कह पा रहे। वो मंत्रियों को कहते हैं कि मैं सोनिया गांधी को शिकायत करूंगा, तो फिर धारीवाल जी ने कहा नहीं हमारे मित्र हैं और प्रदेश अध्यक्ष की हम बात मानेंगे। डॉक्टर प्रदीप जी एक बात कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री हर साल कामकाज को देखते हैं और देखते हैं किस मंत्री ने क्या काम किया है, उसके पूरे रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं। लेकिन प्रदीप जी हालत यहां तक क्यों पहुंच जा रहे हैं कि आलाकमान को बात पहुंचानी पड़ेगी क्योंकि मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे हैं? ममता जी देखिए, मुख्यमंत्री की जो कार्यप्रणाली है वो हम सब जानते हैं। उन्होंने 3 स्तर पर ये व्यवस्थाएं कर रखी है। इन निर्दलीय विधायक जिनके सपोर्ट से सरकार बनी हुई है, इनको मुख्यमंत्री जी ने एक कह रखा है कि वो 24 घंटे उनसे मिलने के लिए वो उपलब्ध हैं। वो 24 घंटे उनसे मिलकर अपनी समस्याओं की बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने हर मंत्री को जिलों का प्रभारी बनाया हुआ है। वो संगठन के स्तर पर संगठन के इकाइयों के माध्यम से मंत्रियों से अपनी बात कह सकते हैं। इसके साथ साथ जन सुनवाई कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी और परिषद अध्यक्ष जी ने मिलकर ये कार्यक्रम बनाया है। तो 3 स्तर पर यह कार्यक्रम है और 3 स्तर पर पार्टी का हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता सत्ता और संगठन से मिल सकता है। तो मुख्यमंत्री जी के प्रयास में कोई कमी नहीं है। ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके जो बात हो रही है और जिस तरह की बात कह रहे हैं, मैं समझता हूं ये कांग्रेस की नीति के खिलाफ है और उन्हें अपनी बात मुख्यमंत्री से कहनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी मंत्री से भी शिकायत है तो ये बात वो मुख्यमंत्री के पास जाकर शिकायत करने के लिए मुख्यमंत्री उपलब्ध हैं, वो कभी जा सकते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि वो अपने आप ठीक को है, ढालें, वो मुख्यमंत्री के पास जाकर बात कर सकते हैं। लेकिन प्रदीप जी सवाल यह है कि वो जा क्यों नहीं रहे? आप ही के मंत्री है ना, आप ही के विधायक हैं, अब तो आप ही के मेंबर हो चुके हैं,
प्रदीप जी सुनिए, अब तो वो आप ही के पार्टी के मेंबर हो चुके हैं, पूरी सरकार में उनकी बड़ी भागीदारी है, वो क्यों नहीं जा रहे मुख्यमंत्री के पास? वो क्यों नहीं अपनी शिकायत पहुंचा पा रहे हैं? क्यों वो आज मीडिया में आकर उन्हें बोलना पड़ रहा है? ममता जी, इनको यही बात बताने की है कि वो मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत होती है, तो फिर मुख्यमंत्री से ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं? वो पब्लिक प्लेटफॉर्म क्या कहने की बात कह रहे हैं? वो आला कमान से मिले, उनका स्वागत जा सकता है, आला कमान भी हमारी ये बात सुनती है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री के पास जाकर ये बात कहनी चाहिए। और अपने जो काम अगर मंत्री नहीं भी कर रहे हैं तो जाकर के, और ऐसा नहीं है ये कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी इनके काम भी कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि इस समय ये चुनाव आने का जो समय बन रहा है, जिस तरह का माहौल बन रहा है, उसमें इनकी एक प्रेशर टैक्टिस है। हो सकता है उनके कुछ काम ना हो पा रहे हो, वो प्राथमिकता नहीं आ पाए हो, ये हम नहीं कहते हैं। उनका असंतोष किसी हद तक जायज भी हो सकता है, पर सवाल यह है कि किसी भी चीज का सॉल्यूशन तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास ही है, तो उन्हें उनके पास जाकर अपनी समस्या निराकरण के लिए बातचीत करनी चाहिए। पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस की आइडियोलॉजी में समावेश नहीं होने की बात कहना उचित नहीं है। इससे कार्यकर्ताओं में और हमारे कांग्रेस के जो वेल विशर्स हैं उनमें गलत मैसेज आता है, जो कांग्रेस के प्रति ठीक नहीं है। उन्हें इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिए। विधायकों ने अपनी मांगों पर सुनवाई नहीं होने की शिकायत का संदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचाया था, जिसके बाद कहा गया था कि अगर उनसे किए गए वादे शीघ्र पूरे नहीं होते हैं तो वो दिल्ली जाकर कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करेंगे। ये पिछले हफ्ते की बात है। वो तो कह रहे हैं मंत्रिमंडल परिवर्तन कीजिए, हमको अच्छे पद दीजिए। उनकी मांगे वो नहीं है, उनकी अपनी मांगे नहीं है, उनको अपनी राजनीतिक हैसियत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि राजनीतिक हैसियत तो उनके काम से, उनकी लोकप्रियता से होगी। हाँ। वो दबाव बना रहे हैं मुख्यमंत्री पर कि उनको अच्छे डिपार्टमेंट दिए जाएं, उनको जो है जल्द प्रकटन करें, आप विधायकों सरकार में आए उनको उचित इनाम दें। तो सवाल है, इनाम तो देकर मंत्री बनाया हुआ है, कॉर्पोरेशन चेयरमैन बनाया हुआ है, मंत्री भी राज्य मंत्री बनाया है, सम्मानित किया हुआ है। दूसरी पार्टी से अगर कोई आता है, आपकी पार्टी को समर्थन देता है, तो उम्मीद करता है कि कोई बड़ा पद हमें दिया जाए। राज्य मंत्री बनाया है होमगार्ड का, ये भी देखिए ममता जी। उम्मीद करना अलग बात है, लेकिन ये पार्टी में बिना शर्त शामिल हुए हैं, ये बात इनको ध्यान रखनी चाहिए। ये इस समय चुनाव के आने वाले समय में पार्टी पर ये राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो पार्टी के लिए कतई उचित नहीं है। और कांग्रेस इस तरह का समन्वय करने की स्थिति में नहीं है। ये एक संकेत हर पार्टी के लिए है कि अगर आप दूसरी पार्टी से किसी विधायक को अपने पास लाई है, जोड़ तोड़ की राजनीति की है, तो हश्र ये हो सकता है। हाँ, इसका नुकसान है, ये जोड़ तोड़ की राजनीति में नुकसान है। आपने बहुत कम समय मुझे दिया है। नहीं, अभी बहुत समय बचा है, अभी आधा घंटा है। ममता जी अभी यहाँ पर नहीं, ममता जी मैं बता रहा हूँ, अभी यहाँ पर प्रदीप जी ने परफॉर्मेंस ऑडिट की बात की थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी परफॉर्मेंस ऑडिट करते हैं और मंत्रियों की कार्यों की समीक्षा होती है। आप देखिए, सरकार बनती है, इसका पहला मंत्रिमंडल बनता है और 1.5 साल बाद अगस्त 2020 के अंदर कुछ मंत्री सरकार से विद्रोह कर देते हैं, मानेसर चले जाते हैं और वहां से हट जाते हैं। तब से लेकर के लगातार विस्तार की चर्चाएं चलती रहती है ममता जी, और मुख्यमंत्री जी बार बार बयान देते हैं। अजय माकन जी जो प्रदेश प्रभारी हैं वो बयान देते हैं कि इस महीने में हो जाएगा, इस महीने में हो जाएगा। और अगस्त 2020 से लेकर के नवंबर 2021 तक 15-16 महीने तक कोई सरकार विस्तार कर नहीं पाती है। और ये जिस परफॉर्मेंस ऑडिट की बात करते हैं ना ममता जी, आप देखिए केवल 2 मंत्रियों को ड्रॉप किया जाता है, और वो मंत्री हैं रघु शर्मा जी और हरीश चौधरी जी, और दोनों के राजनीतिक कारण होते हैं क्योंकि दोनों को संगठन में जिम्मेदारी मिलती है, इसके कारण ड्रॉप किया गया। एक भी मंत्री को जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसकी परफॉर्मेंस को लेकर के आरोप लगे, इन्होंने एक भी मंत्री को हटाया नहीं। आप देखिए जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो जो अलवर के 2 विधायक हैं, जौहरीलाल मीणा जी और सोफिया जुबेर जी, वो ये कहती हैं कि आपने प्रदेश के सबसे भ्रष्ट मंत्री को राज्य मंत्री से प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बना दिया। ये इनके विधायक कह रहे हैं। दयाराम परमार जी जो 5 बार के विधायक हैं खेरवाड़ा से, वो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते हैं और पत्र लिख करके पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए हमको क्या परफॉर्मेंस देनी चाहिए, जरा बताइए वो कौन से पॉइंट है जिसके कारण हम मंत्रिमंडल में शामिल हो सके। ये बेकार की बातें करते हैं। श्याम जी अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनका सम्मान करता हूँ,
लेकिन जो प्रदेश की राजनीतिक स्थिति है, आप देखिए इनको टिकट का एश्योरेंस नहीं चाहिए। ये जो विधायक बयानबाजी कर रहे हैं, ये इनको पता है, इनको ग्राउंड रियलिटी की समझ है। इनको पता है कि अगर हम कांग्रेस का टिकट लाएंगे तो हमारी जमानत जब्त हो जाएगी। आप देखिए पूरे प्रदेश में ये स्थिति है। जो रघु शर्मा जी हैं, जब वो हार्दिक पटेल से मिलते हैं गुजरात में, तो वो बोलते हैं कि अशोक गहलोत ने पूरा कबड़ा कर दिया है, हमारी 10 से 15 सीटें भी आ जाए तो बहुत है। ये प्रदेश की राजनीतिक स्थिति है, आप देखिए। और मैं प्रदीप जी की एक बात से सहमत हूं, प्रदीप जी का दर्द बिल्कुल वाजिब है। प्रदेश के वो सारे कार्यकर्ता आप देखिए जो लंबे समय से पार्टी के लिए कार्य करते हैं, उसको इस सरकार में कुछ नहीं मिला है। इन्होंने सारे बोर्ड, सारे चेयरमैन, सारे आयोग जो दूसरी पार्टी से आए हैं और अपने ही विधायकों को दिए हैं, यहाँ पार्टी पदाधिकारियों के लिए कोई पद नहीं है। तो निश्चित रूप से मेरी प्रदीप जी को लेकर के बहुत सहानुभूति है। ठीक है, प्रदीप जी जवाब दीजिए। और आप जो बात करें ना, मैंने तो कहा आपको कि इस तरह की गठबंधन जो सरकार होती है उसमें इस तरह का त्याग कार्यकर्ता को देना होता है, और वो कार्यकर्ता दे रहा है। जिस तरह का दबाव सरकार पर है, क्योंकि निर्दलीयों का समर्थन प्राप्त की कीमत मांगते हैं। और इस तरह के जब भी बहुमत की सरकार नहीं होती है, जब बहुमत की सरकार थी तो आपने देखा था कोई चूचपट नहीं होती है, विधायक भी ठीक चलते हैं। लेकिन जब जब लोकतंत्र लंगड़ा होता है, कमजोर होता है, तो इस तरह के दबाव, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब बहुमत नहीं होता तो इस तरह की स्थिति को सामना करना पड़ता है। और अशोक गहलोत पहली बार इस तरह के सिस्टम में जो दबाव इस बार बना है, उनके तीसरे कार्यकाल में जो दबाव बना है, मैं समझता हूं यह अभूतपूर्व है। इससे पहले इतना दबाव हमारी सरकार पर नहीं आया, लेकिन चूंकि इस बार निर्दलियों की संख्या ज्यादा है और उन्हें लेकिन वो तो खुद को जादूगर कहते हैं मुख्यमंत्री कि मैं तो राजनीति का जादूगर हूं, मैं हर एक को प्रसन्न कर सकता हूं, लेकिन फिर भी नाराजगी कैसे हो पा रही है मंत्रियों में? जादूगर है, इसलिए सरकार चल रही है, इसीलिए सरकार गिरने सरकार लड़क रही है, सरकार गिराने का बीच में आपको स्थितियां पता है। जो सरकार ने प्रयास कभी किया, आपके डिप्टी सीएम नाराज हो जाते हैं, प्रयास किया, लेकिन अशोक गहलोत के चमत्कार के आगे सरकार नहीं गिरी। सरकार गिराने के प्रयास तो कई बार हो चुके, गजेंद्र सिंह ने भी प्रयास कर लिया, सबने कर लिया, लेकिन अशोक गहलोत जी ताड़ जाते हैं, उनकी चाल से समझ जाते हैं कि वो प्रदेश में किस तरह राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए अशोक गहलोत के आगे उनकी बिल्कुल नहीं चली। और अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार को यह खतरा उनके इस कार्यकाल में आने वाला भी नहीं है। ये इस बात से भी ठीक है, मैं लास्ट कमेंट ले लेती हूँ। आशीष जी बताइए। देखिए ममता जी, बार बार मुख्यमंत्री जी को राजनीति का जादूगर कहा जाता है। आप देखिए कि तमाम तरह का माहौल उनके बारे में बनाया जाता है। वो 2 बार प्रदेश के पूर्णतः मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 साल का कार्यकाल किया है और जनता के बीच में गए हैं। और जैसी दुर्दशा और दुर्गति उन्होंने कांग्रेस की कराई है, तो ऐसे जादूगर कांग्रेस को ही मुबारक हो। आप देखिए, और प्रदीप जी कह रहे थे बहुमत की सरकार नहीं है। आप देखिए 2008 से 13 के बीच में जो इनकी सरकार थी, 96 विधायक चुन करके आए थे। और ये जो सरकार 2018 में बनी है, इनके 100 विधायक हैं और 10 से 11 इनको निर्दलीय समर्थन कर रहे हैं। और बार बार जो है इस तरह का प्रयास मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाता है कि हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। भाई, हम आपकी सरकार को गिराने का कोई प्रयास कर नहीं रहे हैं। आपके स्वयं के मंत्री, आपके स्वयं के विधायक इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि वो सरकार से संतुष्ट है। जनता त्रस्त है, आप जनता की परवाह नहीं कर रहे हैं। जनता असुरक्षित है, आप उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, आप अपने मंत्री जो असुरक्षित हैं, जिसको जान से खतरा है, उनकी तो परवाह कीजिए। आए दिन प्रदेश में लूट हो रही है, चोरी हो रही है, आप उसकी परवाह नहीं करते हैं। एक विधायक की गाड़ी जयपुर से चोरी हो रही है, ये अपराध और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है ममता जी। और मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मैं तुमको देते देते थक जाऊंगा, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं तुमको देते देते नहीं थकूंगा। आप देखिए कि यही राजेंद्र गुड़ा जी हैं जो हर महीने बयान देते हैं। आप देखिए ऑलमोस्ट हर महीने इनका बयान आता है। अभी जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे, उस टाइम पे आपने देखा होगा एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स आए थे। चाहे हम खिलाड़ीलाल बैरवा जी की बात करें, चाहे गिरिराज मलिंगा जी की बात करें, चाहे राजेंद्र गुड़ा जी की बात करें, चाहे बलजीत यादव जी की बात करें, चाहे वाजीवाली जी की बात करें। और यही राजेंद्र गुड़ा जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी मीडिया में बोलते बहुत है, हमारी नहीं सुनते, मीडिया में बहुत बोलते हैं। ये आप देखिए, मंत्री अपने मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहा है। और ये राजकुमार रोत जी,
जो निर्दलीय बीजेपी के विधायक हैं जिन्होंने सरकार को समर्थन दे रखा है, वो ये स्टेटमेंट देते हैं मुख्यमंत्री जी से, ये मुख्यमंत्री जी जब पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था 1.5 साल पहले, तो आपने जो उनसे वादे किए थे आपने उनमें से एक भी वादा नहीं निभाया है। तो आप जब विधायकों के वादे नहीं निभा रहे हैं, जब उनका विश्वास अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता में आपकी क्या स्थिति है मुख्यमंत्री जी, इसका आकलन आपको करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने अपने बारे में बहुत माहौल बना रखा है जो सत्यता से बिल्कुल परे है। उनके बारे में बहुत सारी धारणाएं गढ़ी गई है कि वो राजनीति के जादूगर हैं, उनका जनता से जुड़ाव है, उनका गांव गांव ढाणी ढाणी में जो है उनका व्यक्ति है और वो जनता की नब्ज समझते हैं। हमको अच्छे से पता है, आप 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और आपने कांग्रेस की क्या स्थिति कराई है, आप ये तय कर लीजिए। चलिए आशीष जी, कोई भी स्थिति कराई हो लेकिन दोबारा से सत्ता में आया, आप ही को पछाड़ के अशोक गहलोत ने अपने दम पर सरकार भी बनाई है और एक अच्छे आंकड़े के साथ आई भी है। भले बहुमत ना मिल सकी लेकिन टक्कर पूरी दी है आपको, और शायद यही वजह है कि बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ा था। सिर्फ अशोक गहलोत इसके पीछे वजह थी और उन्हें राजनीति का जादूगर इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास श्याम सुंदर जी, लेकिन ये भी सवाल है कि जो विधायक दूसरी पार्टियों से आते हैं किसी और पार्टी में और उन्हें अगर उनके हिसाब का पद नहीं मिलता है तो वो किसी और पार्टी में जाने से भी परहेज नहीं करेंगे। तो कैसे एक पार्टी उन विधायकों पर भरोसा करे, उन मंत्रियों पर भरोसा करे जो दूसरी पार्टी से उनकी पार्टी में आए हैं, क्योंकि कल के दिन वो किसी और पार्टी में भी जा सकते हैं। देखिए ममता जी, क्योंकि वो सरकार के स्थायित्व के लिए आए थे और जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने उनको एश्योर किया था, लेकिन अशोक गहलोत जी को ये पता नहीं था कि हाईकमान मुझे मेरे अनुसार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करने देगी। यही कारण है कि देखिए सचिन पायलट ने ब्रेक लगा दिया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी के बाहर दूसरे व्यक्ति आए उनको हम संतुष्ट नहीं करेंगे, हमारे लोगों को संतुष्ट करेंगे। इस कारण से इनको पद नहीं दे पाए, आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं बना पाए। अब कुछ लोगों को देखिए देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। अब वो ठीक है, आज ना और क्या आपने वो जो आए वो तो ठीक है, एक बीएसपी के 2-3 लोग तो ठीक हो गए, बाकी को नहीं बना पाए। तो लिखित है अशोक गहलोत तो बनाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि सरकमस्टांस ऐसे बन रहे, जैसे आप देखिए गुजरात का दौरा रद्द हो गया, अब 3 साल हो गए, 2 साल कोविड में निकल गए, तीसरे साल में मंत्री के कामकाज की समीक्षा प्रदीप जी हुई नहीं। आपको पता है 21 और 22 को समीक्षा होनी थी, अब क्योंकि सोनिया गांधी को पूछताछ होनी है वहां पर, तो वहां पर और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की स्थिति बन गई है, वहां इस्तीफा दे गए 3-4 लोग, और यहाँ की क्या स्थिति होगी कुछ पता नहीं। अब हाईकमान के पास जा रहे हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं, लेकिन है स्थिति तो अभी कांग्रेस के मुख्यमंत्री के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, अपने निर्दलीय विधायकों को दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने निगम बोर्ड के अध्यक्ष बनाने का प्रयास किया है। और देखिए खिलाड़ी बेरवा तो कह गए कि मुझे आयोग का अध्यक्ष बना दिया, इसका मैं क्या करूं। मेरे से जूनियर थे जो पार्टी दूसरी पार्टी से आए उनको अपने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, गोविंद राम मेघवाल की बात करते हैं, क्यों प्रदीप जी इस बात तो सही है ना, बीकानेर वालों को बना दिया कैबिनेट मिनिस्टर और बने जो खिलाड़ी यही तो प्रदीप जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ अपने लोभ के लिए पार्टी में काम कर रही हैं, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं कर रहे हैं मंत्री। तो ममता जी कार्यकर्ता के रूप में अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं है ना, वो जाते हैं, उनको कांग्रेस को हरा करके आए हैं वो। अब देखिए पार्टी को हरा करके जो व्यक्ति आएगा वो क्षेत्र में जाकर के कांग्रेस की बढ़ाई तो करेगा नहीं, वो तो अपने देखिए राजेंद्र गुड़ा ने जन सुनवाई गए वो और जन सुनवाई की, उन्होंने कहा 50-60 लोग आए, ये जन सुनवाई है क्या, मैं अपने क्षेत्र में जाता हूँ 1000-2000 लोग आते हैं और मैं उनके काम निपटाता हूँ, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो कांग्रेस कार्यालय में जाकर के यदि राजेंद्र गुड़ा कांग्रेस की जो कर रहे हैं और वो डॉक्टर प्रदीप जी से ले लेते हैं, कहिए प्रदीप जी कहिए। किसी भी लोकप्रिय सरकार में मुख्यमंत्री का ये प्रेरोगेटिव है कि उसको विधायक दल का नेता चुना जाता है, कैबिनेट बनाना उसकी प्राथमिकता है, यह अधिकार है उसका। इसलिए किसी भी पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो विधायक दल का नेता होता है वो मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल गठन करने का अधिकार होता है। सवाल यह है कि उस प्रक्रिया को ये नजरअंदाज कर रहे हैं कि जब आपने विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री का दर्जा दे रखा है और वो पार्टी की सरकार बनाने के लिए मंत्रिमंडल चयन करता है तो उसमें इस तरह की मांग जायज नहीं है। आपकी उपलब्धता और आपकी जो राजनीतिक लोकप्रियता और आपकी जो स्थिति है उसके अनुसार आपको जिम्मेदारी दी जाती है सरकार में, लेकिन आप सरकार में जिम्मेदारी मांग रहे हैं, उसी से खुद ही कह रहे हैं कि साहब हमको अच्छे पद दिए जाए, अच्छे मंत्रालय की परिभाषा क्या होती है वो बताएं।
अच्छी मित्र परिभाषा नहीं होती है। राज्य के विकास में जो जितना संभव और सकारात्मक प्रयास कर सकता है, ये उसकी क्षमता के अनुसार उसको जिम्मेदारी दी जाती है, मांगने से नहीं मिलती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मांगने से कोई जिम्मेदारी मिले। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जिसकी हैसियत है, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, प्रदीप उसकी जी, अपनी जब मंत्री को उनके मुताबिक पद नहीं मिलेगा तो फिर मांगने पर वो मजबूर हो जाएंगे। और वो मुख्यमंत्री लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि हर कार्यकर्ता उनको दे पार्टी छोड़कर अगर वो आपकी पार्टी में आए हैं, उन्होंने आपके कल्चर को अपनाया है, हालांकि वो बोल रहे हैं कि अपना नहीं पाए अभी तक, इसलिए सवाल ये है कि आपकी पार्टी की तरफ से भी ध्यान देना चाहिए और मुख्यमंत्री ने इस पर एक बार फिर से अमल करना चाहिए। फिलहाल प्रदीप जी, समय कम है, आप तीनों का बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और इस बड़ी बहस में अपनी हिस्सेदारी निभाने के लिए। तो फिलहाल सवाल यह है कि दूसरी पार्टी से अगर कोई नेता आता है तो वो उम्मीद करता है एक बड़े पद की, और अगर नहीं मिलता है तो उसका विरोध शुरू हो जाता है। लेकिन ये हर पार्टी का बड़ा सवाल है और आने वाले समय में चुनाव है, इसलिए ये मुद्दा इस वक्त गर्माता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।